हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8, जो हमें बेसिकली ये बताएगा कि अशोक कैसे थे और उनको एक अनोखा सम्राट क्यों कहा जाता था और उन्होंने युद्ध का त्याग क्यों किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगा आपके लिए, क्योंकि बेसिक चीजें जब आप मॉडरेट तक लेकर के जाएंगे तो चीजें बहुत क्लियर होती चली जाएगी। तो इसलिए ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। सबसे पहले अगर हम लोग इस टॉपिक के ऊपर आए तो हमें एक पहले ही बेसिक चीज अशोक स्तंभ को दे दिया गया हुआ है। और अशोक स्तंभ के बारे में हम सारे लोग जानते हैं। ये जो है आपका, ये रुपयों के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं उनके जो कंधे होते हैं वहां पे भी अशोक स्तंभ दिखाया जाता है। ये चीजें बेसिक है जो आप बार बार देखते होंगे। लेकिन ये जो अशोक स्तंभ है ये कहाँ से लिया गया हुआ था? तो ये जो है आपको सारनाथ का एक विशाल अशोक स्तंभ का छोटा सा भाग है जिसको वहां पर उत्कीर्णित किया जाता है। बट इसके इतिहास के बारे में हम लोग इस चैप्टर से पढ़ेंगे, तो इसके लिए हमको अशोक के बारे में जानना जरूरी होगा। उसी चीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग अशोक की बात करें तो जो है अशोक जिस साम्राज्य में शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। और ये अप्रॉक्स टू 2300 साल पहले की ये जो है वो शासन व्यवस्था थी। क्लियर है? 2300 ईयर्स एगो की ये शासन व्यवस्था थी। और एक चाणक्य जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था, वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे जिनका एक बुक आता है चाणक्य नीति, साथ में अर्थशास्त्र भी है। उन्होंने चंद्रगुप्त की बहुत ज्यादा सहायता की थी। वैसे अगर आपको इसके बारे में बहुत डिटेल जानना है तो चंद्रगुप्त नाम की एक सीरियल आया करती थी, आप उसको देख सकते हैं। और आपको वो इंटरचेन करके बहुत सारे नॉलेज दे दिया करेगी। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जो बेसिक बातें हैं जिससे आप केवल एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, केवल उसी को डिस्कस करेगा। तो चंद्रगुप्त जो थे उनकी सहायता चाणक्य ने किया था। चाणक्य को हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम अर्थशास्त्र है, और ये राजनीति से रिलेटेड है, नॉट अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। क्लियर है यहाँ की बातें? इसके बाद अगर हम लोग वंश की बात करेंगे तो जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको वंश बोलते हैं। और मौर्य वंश में 3 बहुत महत्वपूर्ण शासक हुए थे, जिसमें चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार हुआ था और बिंदुसार का बेटा जो है वो अशोक हुआ था। और आज हम लोग अशोक के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ये वीवीआई है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से जब भी क्वेश्चन, अगर आप ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे होते हैं तो ग्रेजुएशन के एग्जाम में एटलीस्ट जो क्वेश्चन आपके आते हैं उसमें अशोक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बट अगर आप ग्रेजुएशन से ऊपर, अगर जैसे कि अभी कंपटीशन लेवल का तैयारी यहाँ पर जो लोग कर रहा है, हमारे साथ सारे लोग जो कंपटीशन की तैयारी करने में 1500 अप्रॉक्स लोग जुड़े हुए हैं, इन सारे लोगों को अशोक के बारे में केवल वही बातें जानना है जो ऑनलाइनर में आते हैं, अदरवाइज स्टेटमेंट में आते हैं। तो उसी को डिस्कस करेंगे हम लोग। और मैं पहले से भी आपको बताता हूँ कि हर एक बुक में 80% ऐसे बातें होती है जिसको हमें बेसिकली डिस्कस नहीं करना होता है। ये केवल किताब की मोटाई को बढ़ाता है, ठीक है। और जो 20% बातें होती है, यही बात आपको हर एक एग्जाम को क्रैक करने में आपका हेल्प करेगा। तो केवल हम लोग वही 20% बातें लेकर के चलते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर, मौर्य साम्राज्य में बहुत सारे नगर भी थे। और इस जो साम्राज्य थे इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला जैसे बहुत प्रमुख नगर हुआ करती थी। जो मैप में आपको दिया गया हुआ है, यहाँ पे आपका तक्षशिला है, यहाँ पे आपका उज्जैन है, यहाँ पे आपका पाटलिपुत्र है। ये इसकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो तक्षशिला जो है वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से आने वाले का मार्ग था। ये उत्तर और पश्चिम तथा मध्य एशिया से आने वाले लोगों का एक मार्ग बन करके आया हुआ था। दूसरी तरफ अगर उज्जैन की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको उज्जैन दिखाई देगा। ये भारत में दक्षिण, मतलब ये उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत, मतलब यहाँ से यहाँ जाने वाले रास्ते के बीच में पड़ता था, इसलिए इसको राजधानी बनाया गया हुआ था। और तीसरा जो है ये आपका है जो आने वाले रास्ते, शायद इसमें जो यहाँ पर जो लोग व्यापार करते थे उसके लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बन करके आता था। और तीसरा आपका पाटलिपुत्र था। तो जो बेसिकली जहां से देखे तो शासन होता था वो पाटलिपुत्रा से होता था। और इन सारे जगहों पर जो है वो राजकुमार को बैठाया जाता था। क्लियर है यहाँ की बातें? इसके बाद अगर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखें हम लोग यहाँ पर, तो राज्य जो है वो साम्राज्य से भिन्न होता था, क्योंकि साम्राज्य में बहुत ज्यादा
जो है वो सेनाओं की आवश्यकता होती थी, उनके लिए धन की आवश्यकता होती थी, इसलिए इसको छोटे छोटे भागों में थोड़ा थोड़ा बांटा गया और उससे जो है वो पूरे तरीके से शासन चलाया जाता था। अब अगर साम्राज्य के प्रशासन की बात करें हम लोग, तो पाटलिपुत्र और इसके आसपास के इलाकों को सम्राट सीधे नियंत्रण में रखते थे। अब मैप से ये चीज आपका क्लियर हो जाएगा। पाटलिपुत्र का एरिया जैसे कि आपका जो है अरेराज वाला एरिया हो गया, रामपुरवा का एरिया हो गया, सारनाथ का एरिया हो गया, इलाहाबाद का कौशाम्बी, रूपनाथ, कलिंग, धौली, जौगढ़, ये सारे जो एरियाज थे यहाँ पर राजा खुद ब खुद जो है वो शासन किया करते थे। बट इसके बाद का जो एरिया हुआ करता था, इसमें जो है वो इसके लिए फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे जो प्रांत थे, यहाँ पर तक्षशिला और उज्जैन जैसे प्रांत को भी राजधानी बनाया गया हुआ था और यहाँ पर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल बना दिया जाता था, ठीक है। बट पाटलिपुत्रा के आसपास वाला एरिया, सपोज दैट ये पाटलिपुत्रा है, तो इसके आसपास वाला एरिया पर राजा खुद शासन किया करते थे। और उज्जैन और इसके बाद जो आपका तक्षशिला वाला एरिया था, यहाँ पर जो है वो राजकुमार को बैठाया जाता था और वो लोग वहां के गवर्नर हुआ करते थे, राज्यपाल, और वो शासन किया करते थे। इस बीच में एक काम बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था संदेश वाहक का, जो एक जगह से दूसरे जगह पर संदेशों को पहुंचाता था। क्लियर है यहाँ की बातें। इसके बाद अगर नजराना की बात करें, तो जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे और उसमें भी आप अगर शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे, तो शिवाजी नजराना लेते थे और ये नजराना जो था शिवाजी को मिलता था, पैतृक रूप से ये नजराना मिलता था। तो कर और नजराना में अंतर हुआ करता था। कर जो है वो नियमित रूप से किसी सेवा को देने के लिए होता था और नजराना जो है वो होता क्या था कि स्वेच्छा से दिया जाता था नजराना को। तो ये दोनों मेजर डिफरेंस है कर में और नजराना में। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट यहाँ से आता है मैटर, जिसको हम केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट समझेंगे, वो मेगास्थनीज का बात आता है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसको प्री के लिए वीवीआई कर लीजिएगा, सीधे एग्जाम में आता है क्वेश्चन। मेगास्थनीज कौन था? तो ये चंद्रगुप्त के दरबार से इनका संबंध था। और मेगास्थनीज पश्चिमी एशिया के यूनानी जो है वो राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो मेगास्थनीज जो है वो यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। क्लियर है। और ये चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। क्लियर बात है यहाँ पे। इसके बाद अगर हम लोग देखें, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जानना चाहिए हमें, वो अशोक एक अनोखे सम्राट के रूप में कैसे उभर कर के आए, इसको देखना है। तो अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, नो डाउट। वह पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेख के द्वारा अपने संदेश एक दूसरे लोगों तक पहुंचाने का काम किया था। और उनके अभिलेख की जो भाषा थी वो भाषा प्राकृत और ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है। भाषा जो थी यहाँ पे आपकी प्राकृत भाषा और लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी। ये आपका प्री का फैक्टर है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। एक तो पहले भाषा प्राकृत थी और लिपि जो है वो ब्राह्मी थी। क्लियर है यहाँ की बातें, प्री में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। और अशोक जो था वो राजा बनने के 8 साल बाद ही कलिंग का विजय किया हुआ था। केवल राजा बनने के 8 साल के बाद ही कलिंग पे विजय कर लिए थे। और कलिंग विजय जो है उसके बाद ही उन्होंने जो है वो युद्ध करना बंद कर दिया था। और कलिंग जो है अभी का तटवर्ती उड़ीसा वाला एरिया है, जिसको कलिंग के नाम से जाना जाता है। अशोक के बहुत सारे स्तूप और बहुत सारे मूर्ति कलाएं जो है वो आज भी अवेलेबल है। और उस पर जो आपको बोले तो वहां पर जो संदेश दिया जाता था, जो अशोक का जो संदेश होता था वो उसी पर उद्धृत किया जाता था। और वही इंपॉर्टेंट है, आज भी उसको हम लोग पढ़ करके और उससे चीजों को और नॉलेज को प्राप्त करते हैं कि उस वक्त की समस्याएं क्या थी, उस वक्त किस तरीके की शासन व्यवस्था थी, इन सारे चीजों को। इसके बाद इंपॉर्टेंट अगर देखें तो बिहार के रामपुरवा में एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा मिला हुआ था और इसको आज राष्ट्रपति भवन के सामने रखा गया हुआ है। यह मूर्ति कला का एक बहुत जो है वो अच्छा उदाहरण था जो अशोक के समय का था। और अशोक का धम्म जो है वो वीवीआई था। धम्म पिटक जो है इससे एक संदेश निकल करके आया हुआ था कि अशोक ने जिस तरीके से कलिंग पर विजय किया और लोग वहां पर मरे, उनके जो अपने मरे हुए थे, उसके बाद से अशोक को एक आहत आया और उन्होंने जो है वो युद्ध करना बंद कर दिया था। ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती थी। वो केवल ये बोलते थे कि आप जो अभी कर रहे हैं उसका फल आपको अभी और मरने के बाद वाले एरिया में भी देखने को मिलेगा। उन्होंने जो है वो धम्म महामात्य नाम की अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जो जगह जगह जाकर के धम्म की जो है
वो शिक्षा दिया करते थे। ये आपका प्री का फैक्टर आ जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एक सुर में, मतलब कि फ्रीक्वेंटली नाम को यूज करना, बट अगर चीजों को आप बार बार देखते हैं नोटबुक में नोट डाउन करके, तो चीजें बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से आप इसको बार बार रिवाइज करके क्लियर कर पाओगे। अगर अशोक के धर्म की बात करें हम लोग, तो इसका प्रचार सीरिया में, सिर्फ ग्रीस और श्रीलंका में हुआ था। यहाँ तक कि अशोक के जो बेटा थे उन्होंने भी इसका प्रचार श्रीलंका में जाकर के किया था। क्लियर है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अशोक की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि उन्होंने जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे काम किए थे, और उन्होंने सड़क खुदाई और विश्राम गृह वगैरह का काम करवाया था, और आज भी उसके आपको साक्ष्य देखने को मिल जाएंगे। अगर आप कभी वैशाली की तरफ आए तो ये चीजें आपको मिल जाएगी। इसके बाद अगर वैशाली से हट करके थोड़ा सा अगर आप सारनाथ की तरफ चले जाइएगा तो ये चीज आपको मिलेगा। अरेराज की तरफ जाइएगा तो ये चीज आपको मिल जाएगा। तो ये सारे जगहों पर आइए, आप कभी घुमा कीजिए, ये चीजें आपको बहुत नॉलेज देगी। इसके बाद ब्राह्मी लिपि की बात अगर करें हम लोग, तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें दी गई हुई हैं, कुछ भाषाओं का और लिखा करके दिया गया हुआ है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि कैसी थी, देवनागरी लिपि कैसी है, बंगला कैसी है, मलयालम कैसी है और तमिल कैसी है। चीजें क्लियर है। इसके यही था आज के इस टॉपिक से, जिसमें आपको बताया गया कि अशोक जो है एक अनोखे सम्राट कैसे बने और उन्होंने युद्ध का त्याग क्यों किया था। ठीक है, तो क्लियर है आज के चैप्टर के लिए। ये चैप्टर नंबर 8 था आपका। इससे ज्यादा इस चैप्टर में और कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग 9th चैप्टर को डिस्कस करेंगे। बट अगर आपको ऐसा लगा कि ये आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है चैनल, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का कारण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।